Yes, good morning, students. Let us give a minute to share the screen. Okay, good morning, students. Let me start with our lecture. Mm, Last time हम कहाँ पे थे? I think so. We were on the system. Hey, memory. Wait a second. Let's check out.
You're on the memory part. Okay. And you can let me know on which page we were. Chronological. We have completed this page, that is the stages of memory. Okay. ये पेज हमारा हुआ था हाँ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट I think so we are on the recall if I'm not wrong. Yeah. We'll study recall. The recall is the retrieval of the information from our long-term memory with few no cues. The easy type questions which appear in your exam in the example that is a recall. ठीक है रिकॉल का मतलब क्या होता है जो कोई चीजें आप बहुत इजीली उसको याद कर लेते हो या तो आप उसको जो ऑलरेडी यू हैव डन बिफोर एंड यू आर trying to just recall the things. Recall means here when a few minutes or seconds you remember the thing. तो इसको हम एक रिकॉल ले सकते हैं इट इज द फास्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी फिट इन आवर LTM दैट इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी फिट होती है ये सारे स्टोरेज होती है उसी स्टोरेज में हमारे एक ये रिकॉल का सिस्टम फिट होता है तो which appear in your exam that is the record so involve remembering a fact event or object that is not currently physical present and required यहाँ का रिकॉल करेंगे तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है इन दिस इट वाज इन्वॉल्विंग द रिमेम्बरिंग द फैक्ट मींस हियर कि ऑलरेडी वी नो अबाउट द थिंग्स ठीक है जो बातें हम कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं जो हम जवाब दे रहे हैं वो एक फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट मतलब पूरा का पूरा फैक्ट है हम कुछ अपनी मनगढ़ंत नहीं बता रहे ठीक है so the things we remember and that things we are telling you. So even an object that is not currently physically present and required and direct unit. So direct uncovering of information from memory. We can see here if we talk about an event or object physically present है नहीं है but require the direct recovering. हम क्या करते हैं हम डायरेक्ट रिकवर करते हैं अपनी मेमोरी से ठीक है अपनी चीजें मेमोरी से हम कलेक्ट करते हैं then Murdoch 1962 did one experiment to check the recall of the subject he asked subject to learn a list of words यहाँ पे एक सब्जेक्ट को दे दिया गया कि पूरी लिस्ट ऑफ वर्ड्स है और तुम उसको याद करके बताओ मुझे सो लेटर द रिकॉल वाज टेस्टेड बाय अ फ्री रिकॉल मेथड लेकिन हम जब एक फाइनल रिकॉल टेस्ट देते हैं तो एक बार हम क्या करते हैं उसको हम रिवीजन हमारे वर्ड्स में इसको डिवीजन बोला जाता है तो हम क्या करते हैं फटाफट उसको हम अपने वर्ड्स में उसको रिकॉल कर लेते हैं ठीक है बिफोर दी फाइनल तो मर्डॉक 1962 हाँ तो यहाँ पे उसने पहले बताया सब्जेक्ट रिकॉल द फर्स्ट दैट इज द प्राइमरी इफेक्ट सॉरी दिस इज द प्राइमरी इफेक्ट एंड द लास्ट जो फ्यू का होता है रिसेंसी इफेक्ट
that is the word prominently, but they got confused with the words in the middle part, that is the serial position effect. You can see the graph here. Okay, it is in primary, intermediate और recency, तीन पार्ट में है. जो बहुत पुरानी होती है वो हमें बहुत अच्छे से याद होती है. लेकिन जो मिडल वाली जो चीजें होती है, जो वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ड्स है आपके पास. हम्म, ये 10 वर्ड्स जो है, जिसमें से आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बहुत अच्छे से याद रहेगा, नो डाउट बहुत अच्छे से. लेकिन when you will come to the middle part, that is the 4 5 6 7, आप कहीं ना कहीं भूलना स्टार्ट हो जाओगे. यू डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, तो थोड़ा जंबल होना स्टार्ट हो जाओगे. लेकिन जो 8 9 और 10 है, उसमें आप परफेक्ट रहोगे. ठीक है, तो यही ग्राफ ये बता रहा है इसमें. सो हियर जो पहला होता है वो प्राइमरी इफेक्ट होता है. बीच में जो होता है दैट इज द डिस्टेंस इफेक्ट. मेरा हाँ. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये सारी इफेक्ट्स हमने देख लिए हैं. तो दिस इज दी, तीन ध्यान रखना है आपको, वो है प्राइमरी, रिसेंट इफेक्ट और सीरियल इफेक्ट पोजीशन. ठीक है, इफेक्ट यू कैन सी हियर. Now we'll come to the activity, that is the note down the problems you have faced. फेस while learning a long answer, हम सबको होता है. कोई बड़ी चीजें होती है तो वी आर फेसिंग दी प्रॉब्लम while we are learning the things. ठीक है. Now second, try link your point to another. While order to reduce the effect of serial position. serial position मतलब मिडिल पोजीशन. वो चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसके लिए हम कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. Now recall having the two type, that is the free recall and the serial recall. So if we are going to say the free recall, it is a recollection of the item. ये पूरा एक रिकलेक्शन है आइटम्स के, जो हमारे लिस्ट में है, विदाउट इट्स सीरियल ऑर्डर. मेमोरी फॉर फ्री रिकॉल is always better than its subject. Are asked to recall in a serial order. Pre-recall is effective in studying primary effective and recent effective. अगर हम कभी भी लाइन से कोई चीज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो हम लाइन में ही भूल जाते हैं करके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी मेमोरी है ना फ्री रिकॉल की, ये हमेशा बेटर होता है
कि अगर रिकॉल सीरियल ऑर्डर में हो, हम सब चाहते हैं कि हमने ऐसे लाइन से याद किया, हमको लाइन से पूछा जाए. We are good in that condition. So if recall is an effective in studying the primary fact. And distance, हम सिर्फ डिक्टेशन की बात करें तो इट्स नॉट अबाउट ओनली द डिक्टेशन, इज अबाउट ओवरऑल चीजों के लिए है. तो ओवरऑल चीजों की अगर हम बात करें तो भी तो ठीक नहीं है, बिकॉज सम थिंग्स वी कैन फाइंड दैट इज इन सीरियल में विदाउट, मतलब ये सीरियल वाइज नहीं होता है. ये अचानक चीज होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीरियल में ही हो सकता है. दैट इज इन स्टेप बाय स्टेप. कोई भी साइंटिफिक चीजों को ले लो, एक्सपेरिमेंट्स को ले लो, ये हम सारी चीजें किसमें देखते हैं? सीरियल में देखते हैं. बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग? बाकी चीजें हैं वो तो सीरियल में नहीं आ सकते. सो the free recall is effective in studying the primary fact, recent effect. Just give a minute. Just give a minute. Yes. तो यहाँ पे हम देख रहे थे प्राइमरी इफेक्ट occurs when the subject is able to recall the item which are presented at the starting point of the list. And recency effect occur the when the subject is able to recall item which are presented in the end. या तो हम शुरुआत का याद रखते हैं या तो हम एंड का याद रखते हैं. एट द सेम हम बीच का याद नहीं रखते हैं. ठीक है. द एग्जाम्पल ऑफ प्री रिकॉल इज we may listen to a lecture and afterwards recall the few important points, irrespective of the order in which they were presented. सो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है फ्री रिकॉल का. जब कोई हम लेक्चर सुनते हैं और उसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं अपने पास, तो दैट इज मोस्टली इन द मिडल ऑफ द एक्सप्लेनेशन वी डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि हमने क्या सुना था और क्या नहीं. ठीक है. और यहाँ पे फिर जब तो वो कौन सी याद रहती है? फर्स्ट एंड दी लास्ट. दैट्स इट. सो यही एक रिकॉल का पैटर्न है. तो सीरियल रिकॉल देखेंगे अभी हम. ये था आपका फ्री रिकॉल एंड सीरियल रिकॉल. Here material is recalled in the exact order and which it was presented. For example, if you are watching a dance show and if you are asking about who presented first, who was second, about who presented first and who was second performer and so on. So here your answer will be in serial order. तो सीरियल को उस चीज को आपने सीरियल तरीके से याद किया हुआ है कि ये फर्स्ट है भाई, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. ठीक है. So when you solve a mathematical problem, for example, like the 2 plus 2
That is 4 into 4 equal to 16. You are doing the step. Okay, you are doing the step one after the other. सो इट इज एन सीरियल रिकॉल. सीरियल रिकॉल का मतलब ये एकदम नाम में ही सारी चीजें. व्हेन यू आर रीडिंग द टॉपिक्स में यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल थिंग्स फर्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब टॉपिक्स. अब सीरियल बोला है तो सीरियल मीन्स 1 2 3 4 5 6 लाइक एन सीरियल तरीके से. ठीक है. तो जब आप कुछ चीजें सीखते हो जो कुछ कर रहे हो तो अगर आप सीरियल तरीके से याद करोगे तो डेफिनेटली वो वैसे ही याद होंगे और ये एक इजी पैटर्न होता है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मैथ्स का सम्स हो गया. ठीक है. या किसी परफॉर्मर का नाम हो गया. लाइक दिस. So recall is a great effect affected by the emotion and motivation at the time of learning and subsequently at the time of retrieval also. ठीक है. तो ये सबसे ज्यादा रिकॉल जो है वो अफेक्टिव है. एक इमोशन और मोटिवेशन इसमें ज्यादा होती है व्हेन वी आर लर्निंग दिस टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ द जो रिट्रीवल भी करते हैं हम. नाउ ये हमारा सीरियल कॉल हो गया. नाउ थर्ड कॉल हम देखेंगे दैट इज द. नहीं, थर्ड नॉट कॉल है ये वाला. ये अपना मेन टॉपिक है दैट इज द रिकॉग्निशन. नाउ वी हैव सीन द पोजीशन. द कॉल के दो है. फ्री कॉल के दो टाइप है. एक है फ्री कॉल और एक है सीरियल कॉल. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन दैट इज द रिकॉग्निशन. So recognition. In this method, the individual has to point out or recognize previously learned material. ये मेथड में जो इंडिविजुअल है वो पॉइंट आउट करता है या रिकॉग्नाइज करता है पहली की चीजें. पहले का जो मटेरियल होता है इज प्रेजेंटेड टू हिम इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. वही चीज अलग तरीके से प्रेजेंट करता है. मतलब ऑलरेडी हमने जो पढ़ा है या हमने जो देखा है हमने जो सुना है उसी चीज को हम अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स वी डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है बट हमें उसी चीज को अपने तरीके से बता देते हैं. नहीं मैच हो पाता है कुछ चीजें और भी रीजन. तो दैट इज द रिकग्निशन होता है वो चीजें. So the already learned material is present in the learner has to recognize. यहाँ पे ऑलरेडी जो लर्न किया हुआ है वही चीज को आप क्या करते हो रिकॉग्नाइज करते हो. So just a minute. हाँ. तो उसी चीज को हम क्या करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं. लेकिन जो प्रीवियस की जो पुरानी चीजें जो हमने लर्न की हुई है वो हम अलग तरीके से इन अ डिफरेंट वे वी आर प्रेजेंटिंग इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. So the already learned material is present and the learn has to be recognized it. It becomes relatively easier than the recall method. कोई कोई चीजों में हम क्या देखते हैं कि चीजें हम याद करने की कोशिश करते हैं और लगभग लगभग 80-90% हम आसपास में रहते हैं. मतलब वी आर करेक्ट ओनली few% वी आर नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट मीन्स तरीका जो है वो अलग था. बाकी दिस इज कॉल्ड रिकॉल मेथड. द रिकॉल मेथड में आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हो. बहुत सारी चीजें आप याद रखते हो. ठीक है. बट अगेन वी आर ट्राइंग टू रिकॉल इट. So usually the score of memory by recognition method is more than recall method. Okay?
Example, multiple choice questions और मैच द कॉलम. यस एग्जैक्टली, ये एकदम हम कहते हैं कुछ पास होना हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो वी आर गोइंग टू पास. सो ये जो होता है एक रिकग्निशन वाला, ये हम एक मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में डाल सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डालते हैं, जहाँ पे आपको लंबे टाइम के लिए याद नहीं करने की जरूरत होती है. यू हैव टू एडजस्ट, सॉरी, यू हैव टू सी एंड रिकॉग्नाइज फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. उसी में से आपको ढूंढना है, एंड दैट इज नोन एज रिकग्निशन. ठीक है, पहचानोगे, देखोगे और फिर उसको आप क्लियर करोगे. Before I go ahead, ऋषभ, ऋषभ माने, ऋषभ माने, अनम्यूट करो अपने आप को. ऋषभ, गायब है क्या आते ज्यादा लोग? Who can unmute them? Who can unmute? Atika, Atika, are you able to unmute yourself or not? Just message me if you're not able to mute yourself. Unmute yourself. Message me. Atika, Chandresh, Gauri, Lodh, Ankit, Mansi. Yes, Mansi. Mansi, unmute yourself. Nandini Verma, Nandini Verma, unmute, unmute करो. नंदनी, अनम्यूट प्रॉपर्ली करो बेटा. हाँ लिया. Yes, miss. हाँ, खाली एक बार रिकॉल से रीड कर सकती हो. Okay, miss. हम्म. Recall is a retrieval information from our LTM with few no cues. The essay type questions which appear in your exam is the example of recall. Recall involves remembering a fact, event, or object that is not currently physically present and require the direct uncovering of the information from memory. Murdoch, 1962, did one experiment to check the recall of the subjects. He asked subjects to learn a list of words. Later, their recall was tested by a free recall method. Murdoch, 1962, found that subjects could recall first few primary effects and last few recency effect words permanently, but they got confused with the words in the middle part, serial position effect. Activity 4. Note down the problem you face while learning a long answer. Try linking your point to one another while learning in order to reduce the effect of serial position. Recall is of two types. Free recall. It is a recollection of the items in the list without its serial order. Memory for recall is always better than if the subjects are asked to recall in the serial order. Free recall is effective in studying primacy effect and recency effect.
Primacy effect occurs when the subject is able to recall items which are presented at the starting point of the list, and recency effect occur when the subject is able to recall the item which are presented at the end. Example of free recall is we may listen to a lecture and afterwards recall few important points irrespective of the order in which they were presented. Serial recall. Here material is recalled in the exact order in which it was presented. For example, if you are watching a dance show and you are asked about who presented first and who was second performer and so on, here your answer will be in serial order. When you solve a mathematical problem like 2 plus 2 equals to 4, 4 multiplied by 4 equals to 16. You are doing steps one after the other, so it's a serial recall. Recall is greatly affected by emotion and motivation at the same time by learning and subsequently at the time of retrieval also. Recognition. In this method, the individual has to point out or recognize previously learned material which is presented to him in a different context. The already learned material is present and the learner has to recognize it. It becomes relatively easier than the recall method. Usually, score of memory by recognition method is more than the recall method. Example, multiple choice question or match the column. Relearning. It measures retention by measuring how much faster one learned than a previously learned material after an interval of time. The comparison of retention scores at the time of first learning and the second learning shows that there is an improvement in the term of time. Number of retrieval taken. Thus, by relearning, there is a saving of time taken to learn the same material. This method is also known as saving method. The same material is learned by the same subject up to same learning criteria on two different occasions separated by some interval. It measures memory by comparing which includes performance on the same task on two different occasions. Some phenomena related to memory. Flashbulb memory. Can you remember where you were? Can you remember where you were and what you were doing just like hours later when the class was normally taking place? If you can, now have a flash bulb memory, a term coined by Brown and Kulik. Flash bulb memory refers to remembering what you were doing at the time of an emotion provoking event because they seem to be preserved in autobiographical memory in considerable detail, almost like a photograph. Flashbulb memory illustrates a more general phenomena about memory. Exceptional memories are easily retrieved. Tip of the tongue phenomena. One way to study organization of information in long-term memory is to see what happens when we search through a library of experiences to retrieve a memory. Suppose you're trying to retrieve a person's name but you cannot remember it. The name is on the tip of the tongue but you cannot recall it. For example, if you want to recall a name XYZ, instead of this, the name of you, the name you may utter similar names starting with the same letter and having nearly similar names. So, tip of the tongue phenomena is the evidence for the organization of long-term memory. Forgetting. Activity 5. Think of the Wait, dear, following. wait, Alia. Let me explain this topic part. Okay. ना यहाँ पे हम देखेंगे री रीलर्निंग. ठीक है. एज वी नो अबाउट व्हाट डू मीन बाय द रीलर्निंग कि जो लर्न ऑलरेडी किया हुआ है उसी चीज को हम वापस से दोहराते हैं, समझते हैं, वी रिकॉल इट. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिकॉल ओनली. So it measures the attention by measuring how much faster one learn a previous learned material. Already you have learned, याद किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर सारी चीजें याद है.
आप उसको वापस से फिर कितनी जल्दी रिकवर कर रहे हो, कितना आप जल्दी उसको रिकॉल कर रहे हो. तो when it happen, when you are in the relearning process, so one learn can be previous learn material after an interval of time. इंटरवल ऑफ टाइम मतलब होता है कि आपने जो पहले याद किया हुआ है, यू गिवन सम टाइम, देन अगेन यू आर रीडिंग or learning, then again you are making. It means you are giving again and again time to that particular thing, and it convert in the relearning. So the comparison of the retention score at the time of the first learning and the second learning. अगर हम याद करने का एक स्ट्रेट या स्टैटिस्टिक्स देखें, तो जो पहला याद होता है और जो सेकंड याद होता है उसमें बहुत डिफरेंस दिखाई देंगे. सो दैट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म ऑफ टाइम. कुछ टाइम के बाद में आप पूछोगे उसको तो सेम चीजें आपको वो शायद उससे अच्छी और जल्दी मिले. नंबर ऑफ ट्रायल टेकन, यहाँ पे ट्रायल भी लिया जाता है. thus by relearning there is saving of time taken to learn the same material. एक ही चीज को देखने से, एक ही चीज को समझने से, मतलब समझ में तो आती है, लेकिन बार बार यही चीज करने से क्या होता है, आपकी जो टाइम है वो सेव नहीं होती, बर्बाद होता है. ठीक है. दैट इज द रीलर्निंग प्रोसेस. नाउ this method is known as the saving method. The same material is learned by the same subject up to the same learning criterion on two sides, occasion separated by some time interval. It measures memory by comparing, which include the performance on the same tasks on two different occasions. अलग अलग different occasion में आप चीज वो एक ही कर रहे हो जो आपने याद किया हुआ है. माइट भी अगर आपने डांस प्रिपेयर किया हो, सॉन्ग प्रिपेयर किया हो, क्या करोगे आप कि उसी. एक मिनट. जस्ट अ सेकंड. तो हाँ, हम देख रहे थे कि ये मेजर करते हैं हमारी मेमोरी बाय कंपेयरिंग व्हिच इंक्लूड द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम टास्क ऑन टू डिफरेंट ओकेजन. ये एक ही चीज, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग और कुछ और कर रहे हो, तो यहाँ वहाँ पे कुछ और करोगे, बट वेन यू आर कमिंग ऑन द सेकेंड प्रोसेस, जब चेक करने के लिए वही सेम चीज, तो यू विल बी वेल कॉन्फिडेंट, आप हो जाते हो उस चीज को लेके. ठीक है. नाउ हियर वी विल सी अबाउट द मेमोरी. तो मेमोरी में हमने दो इम्पोर्टेंट पार्ट देखे. वो था, देख रहे हैं, दैट इज द फ्लैश बल्ब मेमोरी एंड द टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन. ओके. So here the flashbulb memory में we can see. Can you remember where you were and what you were doing when you first learned about an earthquake or tsunami taking place? If you can, you now have the flashbulb memory, a term coined by the Brown and Kulik. Friends, just giving a minute to revise these fun topics. Recall, recognition, and relearning. Just give a minute to me. Even just ये तीन चीज आप बाय हार्ट एक बार करोगे अभी एक मिनट में.
Okay. Now come to the flesh bulb memory. तो हमने ये देखा कि आपको याद है कि द फर्स्ट अर्थक्वेक, इफ यू रिमेम्बर, कि अर्थक्वेक कब हुआ था, सुनामी ने कब, देखो, सुनामी कब हुई थी, ठीक है। इफ यू कैन, इफ यू कैन नाउ हैव द फ्लैश बल्ब मेमोरी, फ्लैश मतलब पुरानी चीजों को फोकस देना, ठीक है। इसको किसने डिफाइन किया है? ब्राउन एंड कुलतिक ने। नाउ फ्लैश मेमोरी आर द विविड मेमोरीज, अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती हैं of what we were doing at the time of an emotion provoking event, because they seem to be preserved in autobiographical memory in considerable detail. Almost like the photograph, flashbulb memory illustrate a more general phenomenon about the memory. So exceptional memories are easily retrieved. हाँ, सो यहाँ पे हम देख रहे थे, जैसे फोटोग्राफ्स हो गए हो जाते हैं, या किसी भी वो जनरल चीजें होती है, ये हमारे एक्सेप्शनल मेमोरीज होते हैं जो ऑलरेडी हम रिकॉल करके, रीलर्न करके, रिट्राइव किए हुए हमने। देन नेक्स्ट वी विल सी हियर द टिप ऑफ टंग फिनोमेनन। टिप ऑफ टंग मतलब कि बस जबान पे है बट याद नहीं आ रही है मुझे। सो वन वे टू स्टडी organization of information in long-term memory is to see what happened when we search through our library of experience to retrieve a memory. यहाँ पे जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी उन्हें बहुत जरूरी है अपने पास। Suppose you are trying to retrieve a person name, but you cannot remember it. The name is on the tip. ये आपके जबान पे ही नाम है बट आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू रिकॉल द नेम ऑफ एक्स वाई जेड, instead of this name you may be utter similar name starting with the same letter and having the nearly similar name। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ नाम याद करने के लिए कुछ अपना टिप बनाते होगे, या कुछ और उसका होगा जो सिर्फ को याद होती होगी कि हाँ, ये बंदा यही है, ठीक है। जबान पे पर वो बाहर नहीं निकल रहा है ऐसा। So the tip of tongue phenomenon is the evidence for the organization of long term memory, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो टंग, जो टिप ऑफ द टंग है, ये एक एविडेंस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारी मेमोरी बन जाती है। आलिया, गो फॉर फॉरगेटिंग बेटा। Yes, miss. फॉरगेटिंग अभी लर्न करो, एक्टिविटी भी। Forgetting. Activity 5. Think of the following situation. Have you ever experienced the feeling that you have studied well before the exam but you did not remember the answer in the exam? After a long time, you meet your old schoolmate but you don't remember his name. You hear your favorite song tune but you don't remember the words. All these are experiences of forgetting. Let's understand now what is forgetting.
Forgetting is simply the inability to remember the things which we want to remember at the moment. In other words, forgetting is a failure or to retrieve the material from a long-term memory which we had already stored. The pioneer of experiments on forgetting was Hermann Ebbinghaus. He created several lists of nonsense syllables. Nonsense syllables is a set of three alphabets. Two on both the sides are consonant, and the middle one is vowel like Gex, Wol, Muv, etc. And learned it. He checked his own recall at various periods of time. He found out that he forgot most of whatever he had learned in the first 20 minutes, that is 40%. Following Following that, after 1 hour, 20% till 9 hour, 10%. Again, he forgot further, and after 1 day, he could recall only around 30% of the material he had learned. Screen, miss. uh, Following that, after 1 hour, that is 20%, till 9 hours, that is 10%. Forgot. mm, Again, he forgot further, and after 1 day, he could recall only around 30% of the material he had learned. After that, this recall his recall was steady after a long period of time. The experiment proved that we forgot most of the things we learned in a short span. Therefore, you should revise the study material on the same day again when you finish studying it to avoid forgetting. Miss, next page. अच्छा, डायग्राम भी एक बार देख लेना, हाँ। डायग्राम भी एक Okay. बार रीड कर लेना, हाँ। elapsed टाइम। Perhaps time. कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। Okay. Now let's see various causes of forgetting and how we can use memory improvement technique to reduce the forgetting causes. 1. If you keep a book on a shelf for over 6 months without touching it, what will happen to that book? How will it start looking? You will realize that after 6 months period, there will be dust on that book. Similarly, our memories fade out when we don't use them for a longer period. These traces get decayed over a period of time if they are not used, and so we forgot. Second, have you ever played the game Chinese Whisper? What happened in that game? Does the message remain the same as it is? Was told? Does the message remain as it is? Was told by the first person who started the message? You can try it in the class or with your friends. You will see that the message in the beginning and message which is given to that person is not given to the last person the is not the same. What do you think? Why does this happen? Is it because we have the tendency to distort our memory? The game Chinese Whisper is the crude example of this type of forgetting. Some researchers believe that our memory traces are not decayed, but they are distorted over a period of time, and forgetting occurs. Third, have you ever gone through some similar situations in your day to day life? Think. You studied psychology yesterday and you studied sociology today. Now you end up forgetting either psychology or sociology. This kind of this kind of forgetting is due to interference of a material. Some researchers believe that we forgot due to the interference of the material with each other, which we learn afterward, which we learn one after one the other. There are two types of interference, namely retroactive interference and proactive interference. A. Retroactive interference. As the name suggests, retro means backward interference. It is partial or complete forgetting of the previously learned material to the new memories which get mixed up with the older one. So, in the earlier example, if we forgot psychology due to the study of sociology, it will be due to retroactive interference. B. Proactive interference. As the name suggests, pro means forward interference. It is the partial or complete forgetting of the newly learned material due to the old material. So, in the example given,
If we follow sociology due to the study of psychology, it will be proactive interference, retroactive and proactive interference, retroactive interference. Learn A, l- interference of learn B. Memory loss for learn A, new learning interference with old memory. Proactive interference. L- learn A, interference is learn B. Memory loss for B. Old learning interference with new memory. Miss done this page. एक मिनट है। इसी अगर दूसरा टॉपिक रहेगा तो हम नहीं जाएंगे आगे। अच्छा उसका पार्ट है लेकिन स्टिल वी हैव टू वेट फॉरगेटिंग का हम करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन फर्स्ट। Okay, miss. फॉरगेटिंग होता क्या है? So here examples are given about the following situation. Like, have you ever experienced the feeling that you haven't studied well before exam, but you didn't remember the answer in the exam? और चीजें कॉमन और भी एट फाइंडिंग, ठीक है, ये कॉमन है। जो ये सिचुएशंस होती है, आंसर्स याद करो एंड देन वी डोंट रिमेम्बर। सो सेकंड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू मीट योर स्कूल फ्रेंड, पुराने स्कूल फ्रेंड से आप मिले हो, and but you don't remember the name, you don't know what the exactly name, you can recognize with the face, yeah. You hear your favorite song tune, but you don't remember the words mostly, कि आपका फेवरेट सॉन्ग है एंड बट यू डोंट रिमेम्बर द प्रॉपर लिरिक्स एंड वर्ड्स एंड एवरीथिंग। तो ये तीन चीजें हैं जो एक फॉरगेटिंग की एग्जांपल्स बता रही है, बट देयर आर डिफरेंस also we can found in forgetting. Let we start with the intro. So, so all these are the experiences of forgetting. Let's understand now what is forgetting. कि exactly forgetting होता क्या है? Hmm? So forgetting is simply the inability to remember. यहाँ पे फिर से वर्ड्स आएंगे, ध्यान से देखना। Inability to remember the things which we want to remember at that moment. In other words, forgetting is the failure to retrieve, मतलब कोई जो रिट्राइव है, रिट्राइव के इसमें अंडर में है, आप वहां से चीजें ले नहीं पाते हो, निकाल नहीं पाते हो। सो द मटेरियल फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म मेमोरी विच वी हैड ऑलरेडी स्टोर्ड, हमारे ऑलरेडी दिमाग में काफी चीजें होती हैं, इसमें भी आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो चीजें और याद करने की कोशिश कर रहे हो फ्रॉम ऑलरेडी स्टोर हाउस। सो the pioneer of experiment on forgetting was Hermann Ebbinghaus. नाम आपको याद रखना है, the Hermann Ebbinghaus. He created the several list of the nonsense syllables. The nonsense syllable is set of the three alphabets. Hmm. Just a second. आ लिए बेटा अपने अपने को
म्यूट कर दो। स्टूडेंट जस्ट गिव अ मिनट टू मी। सो यहाँ पे जो पॉइंटर है, द एक्सपेरिमेंट ऑफ एंड द फॉरगेटिंग वाज द हरमन एबिंगहॉस। ही क्रिएटेड द सेवरल लिस्ट ऑफ द नॉनसेंस सिलेब्स। ठीक है, यहाँ पे अब जो सिलेब्स है, nonsense syllables is a set of three alphabets के होते हैं. Two on both the sides are consonant and middle one is vowel like the jacks, vowels, M, U, V. ये सब जो है capital letters में है. This means we have to write in dash way only. ये G, E, X, W, L and M, U, V, etc. and learn it. So he checked his own recall at various period of time. यहाँ पे अपने आप से ही उन्होंने खुद इस चीज को लर्न किया था और ये दिमाग में रख रहे थे कि कितने टाइम तक हमें याद रहती है. So he found out that he forget the most of the whatever he had learned in the first 20 minutes में. और उसकी मेमोरी कितनी होती है, ओनली जस्ट 40%. सो फॉलोइंग that after 1 hour 20% हो जाएगी, टिल 9 hour 10% हो जाएगी. So again he forget the further and after 1 day he could recall only the 30%. 100% में से उसे कितनी चीजें याद रहेगी, just 30% चीजें याद रहेगी, the material he had learned. And after that his recall was steady for a long period. अगर वो चीजें वो बार बार रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, तो might be it can go for the long term के लिए याद चीजें हो सकती है. So the experiment proved that we forgot, most of the things we learned in short span. Therefore, you should revise the study material on the same day. जब कोई आपको स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं, कुछ रीड करना है, तो on the same day you should revise it. ठीक है. And when you finish studying, it's a it to avoid forgetting. अगर आप बीच 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 में या बार बार या कभी कभी पढ़ रहे हो उसी चीज़ों को, तो आप क्या हो जाते हो, उस चीज़ की हैबिचुअल हो जाती है, आपको याद करने में इजी रहता है. दैट इज द elapsed टाइम डायग्राम में बताया है. नाउ लेट्स सी द वेरियस कॉजेज. हम इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम कॉजेज में देख लेंगे. ये रहा आपका डायग्राम जहाँ पे elapsed टाइम हो रहा है. दैट इज दी मेमोरी रिटेंशन परसेंटेज में जा रहा है. 20, 40, 60, 80, 100 की रेंज है. देन यहाँ पे आपने 9 आवर्स बाद में हमने एक बार गैप लिया, 1 hour, then 20 minutes, then again it's come to the immediate recall. कॉजेस तो करेंगे नहीं, बट स्टिल वी हैव इन सम मिनट्स. जस्ट एक बार आप डायग्राम देख लो. फाइन. चलो, नाउ द लेक्चर हैज बीन ओवर. आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन.